नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जो नैनीताल में घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पछयाड़ा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। ऐसे में नैनीताल से सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम एक बार आपको सुनवाते हैं। ये अनोखी घोड़ा लाइब्रेरी वास्तव में हमारे यहाँ का जिस प्रकार का भौगोलिक संरचना है, उस भौगोलिक संरचना दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी आशा की किरण है, उम्मीद है उनके लिए एक मार्ग दिखाने का काम करती है, जो दुर्गम रास्तों में, सीमित संसाधनों में और कठिन परिस्थितियों के बावजूद ज्ञान का उजाला उनके घर आंगन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। यह अनूठी पहल हमारे दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में घोड़े के माध्यम से पुस्तकों को पहुंचाने भर तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके सपनों को उड़ान देने और भविष्य को एक दिशा देने का भी बहुत बड़ा माध्यम बन रहा है। ये ज्ञान, संस्कार और सेवा का एक जीवंत प्रतीक है, जो समाज के अंतिम छोर में खड़े बच्चों को शिक्षा का उजाला देने का काम कर रही है। जहां उजाला नहीं पहुंच पा रहा है, वहां भी ज्ञान का प्रकाश पहुंचाने का काम इस घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से हो रहा है। और यही कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात के कार्यक्रम में घोड़ा लाइब्रेरी से जुड़े हुए हमारे ऊर्जावान युवाओं की इस अभिनव और प्रेरणादायी पहल की विशेष रूप से उन्होंने सराहना की थी। और आज भी आप सब सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे प्रेरक प्रसंग हैं, ऐसे प्रेरक काम हैं जो लोग कर रहे हैं और अनवरत रूप से कई सालों से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे उत्तराखंड से जुड़े हुए अनेक ऐसे इस प्रकार के प्रेरक प्रसंगों को, हमारे यहाँ के नवाचारों को, हमारे यहाँ की मातृशक्ति के द्वारा, युवाओं के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, उन सभी को किसी न किसी माध्यम से अपनी मन की बात के कार्यक्रम से माध्यम से देश और दुनिया को बताने का काम किया है, देश और दुनिया के सामने ले जाने का काम किया है। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि घोड़ा लाइब्रेरी द्वारा पछयाड़ महोत्सव के आयोजन से विद्यार्थियों को अपनी लोक संस्कृति, पुस्तकों और प्रकृति से जोड़ने का भी एक अद्वितीय प्रयास किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर हमारे बच्चों में पुस्तक संस्कृति को विकसित करने वाले इस नवाचार के लिए प्रिय भाई अनुज शुभम मधानी जी तथा उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं और हृदय से इनका साधुवाद करता हूं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर जहां हम एक तरफ घोड़ा लाइब्रेरी द्वारा आयोजित इस महोत्सव में एकत्र हुए हैं, वहीं आज नैनीताल जनपद के समग्र विकास के लिए 114 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी परियोजनाएं इस क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को और अधिक अच्छा बनाने में, उनको मजबूत बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होंगी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हमारा राज्य भी विकास के अनेक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। विकास के हों, समृद्धि के हों, नवाचारों के हों, अनेक निर्णय लेने हों, जहां एक और आज हम शहरों से लेकर सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। वहीं हम राज्य की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया है और हम प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम केदारखंड की भांति ही मानसखंड के पौराणिक मंदिरों के पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण के लिए भी संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत नैनीताल जनपद के अंतर्गत सिद्धपीठ नैना देवी मंदिर के साथ साथ कैंची धाम, तल्लीताल में हनुमानगढ़ी, मुक्तेश्वर धाम सहित क्षेत्र के विभिन्न पौराणिक मंदिरों का आज विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही
आज हम कोटाबाग के तो भटकानी स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के कार्यों का भी लोकार्पण कर रहे हैं। और आज अभी भगत जी हम लोगों को सौभाग्य देंगे, तो मैं और आदरणीय अजय भट्ट जी अभी हनुमान जी को ढोक भी लगा लेंगे यहाँ से जाते हुए। हाँ, भोग लगाएंगे। इसके साथ ही आज हमने जहां एक और कालाढूंगी क्षेत्र में कई मोटर मार्गों के नवनिर्माण एवं सुधारीकरण कार्यों का आज यहां पर शिलान्यास भी किया है। वहीं हल्द्वानी और कालाढूंगी क्षेत्र में बिजली की समस्या के स्थायी समाधान के लिए 78 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विद्युत लाइनों के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार से जुड़े कार्यों का शिलान्यास भी किया है, जिससे आम जनों को निर्बाध रूप से और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से और उनके सहयोग से हमारी सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, व्यवहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए भी कई स्तरों पर कार्य कर रही है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने देश में सबसे पहले नई शिक्षा नीति को लागू करने का काम भी किया, जिसके अंतर्गत हमने वर्ष 2022 में बाल वाटिका की शुरुआत कर प्रदेश में एक शैक्षिक क्रांति की शुरुआत की। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी जो प्रधानमंत्री मोदी का मन की बात कार्यक्रम था, ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मन की बात सुनी, तो बड़ी अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आ रही है, जहां प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुनते हुए नजर आए। तो बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है, जहां मन की बात कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री का था और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये पूरा कार्यक्रम सुना गया। तो ये बड़ी अपडेट देहरादून से बड़ी अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन था और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये कार्यक्रम सुना गया। ये तस्वीरें भी हम आप तक साझा कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहां पर तमाम लोग भी उनके साथ आपको मौजूद नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी जानकारी जहां धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। देवभूमि पर अवैध कब्जों पर करारा वार यहां पर देखने को मिला। इसमें फिर धामी सरकार का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आया। अब तक बात करें 10,000 एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त कराया गया। उधम सिंह नगर में भी सरकारी बाग पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। देवभूमि में लैंड जिहाद अब नहीं चलेगा, ये संदेश सरकार की तरफ से एकदम साफ है और प्रशासन इस पर काम करता हुआ भी नजर आ रहा है। तो वहीं हरी नीली चादर डालकर कब्जे का खेल खत्म किया जा रहा है। अब तक 570 से ज्यादा अवैध संरचनाएं जमीन दोष की गई हैं। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में इस तरीके से जो अवैध अतिक्रमण है उसको ढाया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी, एक बार फिर से धामी सरकार का बुलडोजर उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर गरजता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जहां देवभूमि में पूरी तरीके से लैंड जिहाद को खत्म करने का जो प्रण सरकार का था वो अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर से एक बार धामी सरकार का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। तो जनजन की सरकार का दमदार प्रहार देखने को मिला। धामी मॉडल ने शासन को जनता के द्वार पहुंचा दिया। ऐसे में सुशासन की नई परिभाषा अब धामी मॉडल बनता हुआ नजर आ रहा है। अधिकारी फाइलों में नहीं, मैदान में दिखने चाहिए, ये मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया। और ऐसे में 13 जनपदों में 135 शिविरों का आयोजन हुआ, जहां पर 8,408 आवेदनों का तत्काल निस्तारण भी किया गया। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बड़ी खबर ये आ रही है। ऐसे में आपको बताते चले कि जनजन की सरकार का दमदार प्रहार देखने को मिल रहा है, जहां मुख्यमंत्री की ओर से साफ कहा गया था कि अधिकारी
फाइलों में नहीं सिर्फ जमीनों में दिखने चाहिए। और ऐसे में सुशासन की नई परिभाषा अब धामी मॉडल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जनता के द्वार यहाँ पर हर शासन का अधिकारी पहुंच रहा है। ऐसे में तमाम शिविरों का आयोजन किया गया है जहाँ अपनी जो समस्याएं हैं वो लोग लेकर पहुंच रहे हैं। इसका समय समय पर मुख्यमंत्री फीडबैक लेते हुए भी आपको नजर आते रहे होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काबू पर धर्म रक्षक धामी नाम की किताब जारी की गई। इस समय किताब में सनातन धर्म की रक्षा और राज्य में लिए गए 26 बड़े फैसलों का जिक्र किया गया, जैसे गंगा कॉरिडोर, लैंड जिहाद और यूसीसी मजार जिहाद। किताब विमोचन में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और कई बड़े संत भी मौजूद रहे। ऐसे में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्र पुरी ने कहा कि संतों ने धामी का धर्म रक्षक का नाम दिया। रुपेंद्र प्रकाश ने कहा कि संतों ने उनके कामों के लिए उन्हें आशीर्वाद और साधुवाद हमारे दिया। बीच स्वामी यतीश्वरानंद जी भी मौजूद हैं। स्वामी रक्षक के रूप में जो धामी जी ने काम किए हैं, चाहे वो लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद और यूसीसी, अन्य ऐसे अनेकों बिल जो इस राज्य की अस्मिता को बचाने के लिए बहुत आवश्यक थे, इसलिए आज संतों ने भी एक सुर में उनकी प्रशंसा की। और व्यक्ति की प्रशंसा पीठ पीछे की जाए तो बहुत अच्छी है। तो संतों के अनुरूप, इस देवी भूमि के अनुरूप उनका जो आचरण है, उनका जो कार्य करने की कुशलता है, उसके लिए आज संतों ने उनको बहुत साधुवाद दिया। आज धामी जी का एक नया नाम दिया गया है, धर्म रक्षक धामी। ये बात सत्य है। जिन बहनों ने ये पुस्तक लिखी है, आपने देखा होगा जब से धामी जी यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने सनातन पे भी कार्य किया है। और आपने देखा होगा खाई वो लव जहाज हो, लैंड जहाज हो, कोई भी जहाज हो, सबके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो चार धाम की यात्रा है और जितने भी हमारे मंदिर है, जितने भी सनातन के काज है, मैं समझता हूँ कि धामी जी से ज्यादा किसी ने ऐसा कार्य नहीं किया। हम सभी संतों की ओर से धामी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। तो वहीं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर गणेश रामकृष्णन ने लोक भवन में मुलाकात की। ऐसे में इस दौरान दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल भी साथ रही। ऐसे में प्रोफेसर रामकृष्णन ने स्वदेशी एआई परियोजना भारत ज्विन के बारे में बताया। राज्यपाल ने कहा कि ये भारत के लिए एक बड़ा और बदलाव लाने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि एआई को हमारी संस्कृति और ज्ञान परंपरा से जोड़ना जरूरी है और भारत ज्विन से भारतीय ज्ञान को नया और ताकतवर रूप मिलेगा। उत्तराखंड की राजनीति अब सिर्फ रैलियों और पोस्टरों तक सीमित नहीं है। 2027 के विधानसभा चुनाव में एआई को सोशल मीडिया का बड़ा रोल होने वाला है। ऐसे में हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ एआई से बने फेक वीडियो सामने आए हैं। आरोप है कि उनकी छवि को खास धार्मिक पहचान में दिखाने की कोशिश की गई है। बीजेपी कहती है कि सोशल मीडिया और एआई सिर्फ जनता तक जानकारी पहुंचाने के लिए है। कांग्रेस का आरोप है कि सत्ता पक्ष उसका इस्तेमाल असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कर रहा है। साइबर पुलिस भी तैयार है और फर्जी वीडियो पर भी कार्रवाई करेगी। टेक्नोलॉजी has always been a double-edged sword, दो-धारी तलवार। एक तरफ फायदा भी देती है, एक तरफ नुकसान भी देती है। तो डीप फेक को रोक पाना, इट्स एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, ये एक तरह से बहुत ही मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर आपका कोई डीप फेक बनाता है या किसी को पब्लिकली डिफेम करता है तो उसके लिए बाकायदा जो नए कानून बनाए हैं, बीएनएस में सेक्शंस हैं 353, 336, 356 डेफेमेशन का। फ्रोजरी में अगर आप किसी की फ़ोटो मॉफ करते हैं या इम्पर्सोनेट करते हैं तो ये सेक्शंस लगाते हैं। और आईटी एक्ट में भी 2018 में अमेंडमेंट हुआ है। ट्रेसेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट आया है। अगर डीप फेक किसी ने बनाया है तो हम उसको ट्रेस करते हैं, हम सहयोग पोर्टल के माध्यम से उस वीडियो को डाउन करवाते हैं। 2027 अब ज़्यादा दूर नहीं है और उत्तराखंड में जिस तरह के चुनावी सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं, उसको देख करके लगता है कि राजनीतिक दल कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। 10 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस सत्ता में पहुंचने के लिए ललायित है, वो तमाम प्रयास कर रही है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो उपयोग अब उत्तराखंड की राजनीति में होने लगा है, उससे बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव अब आने वाले समय में उभर करके आएंगे। क्योंकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो बने हुए वीडियो हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, आप उनको कहीं से भी ये नहीं कह सकते हैं कि ये नकली हैं या फेक हैं।
बिल्कुल देखिए सोशल मीडिया का क्योंकि इस समय बहुत आगे हमारी टेक्नोलॉजी निकल चुकी है और चुनाव सोशल मीडिया पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं और जो सोशल मीडिया के ऊपर जब हम चीज़ें डालने का काम करते हैं अपने फेसबुक के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से हम इन चीज़ों को जब डालते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के ऊपर हमारी बातों का असर पड़ता है। पर चुनाव इससे अलग है। चुनाव में हम लोगों के बीच में जाते हैं। चुनाव का एक कार्य करने की अपनी एक अलग सीमा है और लोगों तक पहुंचते हैं हम। एआई और या सोशल मीडिया केवल हमारी उन योजनाओं को या हमारी बातों को या हमारे द्वारा कही गई जो सामाजिक और राजनीतिक तौर पर कहे हुए हमारे जो शब्द हैं वो लोगों तक कितनी जल्दी पहुंचते हैं, ये एक अलग हमारा तारतम्य है। देखिए, जो तकनीक होती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर आज की तारीख में एआई बहुत महत्वपूर्ण है। अब एआई से बहुत कुछ किया जा सकता है सकारात्मक रूप से, मगर अगर उसका नकारात्मक पहलू इस्तेमाल होता है तो वो दुखदाई होगा, क्योंकि जो धरातल पे मुद्दे हैं उन मुद्दों पे हावी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है वो अवश्य एआई का इस्तेमाल करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेगी। लेकिन जिस व्यक्ति के पेट में खाना नहीं, जिसके बच्चे के पास नौकरी नहीं, जहां कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रखी है, जहां महिलाओं को सुरक्षा नहीं, वो वाले सवाल भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। डोईवाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कैंडल मार्च निकाला। मार्च का मकसद आरोपियों की गिरफ्तारी और मामले के निष्पक्ष जांच की मांग करना था। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बहुत गंभीर अपराध है और सभी दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए ताकि सच सामने आ सके। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह घटना पूरे समाज को झकझोर देने वाली है और पार्टी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने तक संघर्ष करती रहेगी। उत्तराखंड के स्वाभिमान के लिए शहीद हुई। उसको मालूम था कि मुझे मार दिया जाएगा, क्योंकि वो ये जो विशेष सेवा एक वीआईपी को देने के लिए उसको दबाव डाल रहे थे, वो सेवा करने के लिए तैयार नहीं और उसका परिणाम उसकी मौत हो गई और उसके बाद साक्ष्य नष्ट करने का सिलसिला चल पड़ा। अंकिता ने अपने बयान में कहा कि कोई वीआईपी है जिसके विशेष सेवा के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। अब पता चला है कि वो वीआईपी कोई गट्टू है। अब वो कौन है गट्टू? गट्टू है, नट्टू है, बट्टू है, जो भी है, क्योंकि पहले से ही भाजपा के लोग उसमें लगे रहे हैं। तो कोई वीआईपी हो जो हमारी अस्मिता के साथ, उत्तराखंड की अस्मिता के साथ, हमारी बेटियों के साथ उनके सत्य पर हाथ डालने की कोशिश करेगा तो फिर उसको जो है ये उत्तराखंड के लिए अपनी स्वाभिमान की लड़ाई। अंकिता भंडारी के साथ जो अत्याचार किया गया, उनकी हत्या की गई, उसको लेकर पूरे प्रदेश में कई समय से कांग्रेस आंदोलन कर रही है। कई गिरफ्तारियां हम लोगों ने दी हैं और उस वीआईपी का नाम हमारे द्वारा पूछा जा रहा था। और एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर जब सोशल मीडिया में ये मुद्दा सामने आया और वीआईपी का नाम जो दुष्यंत गौतम है, जो भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री है, उनका नाम उजागर हुआ, उसके बाद जनता में रोष है। पूरे प्रदेश में आंदोलन हो रहा है। इसी को लेकर आज कैंडल मार्च डोईवाला क्षेत्र में डोईवाला ब्लॉक व नगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया और आदरणीय हरीश रावत जी यहाँ पहुंचे और सब साथियों में रोष है। देखिए, एक बेटी की हत्या हुई और सरकार ये मौन है। ये वो सरकार है जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है। आगे बढ़ेंगे खबर विकासनगर से, जहां उत्तराखंड में हुए अंकिता हत्याकांड को लेकर सीबीआई जांच की मांग अब तेज होती हुई नजर आ रही है, जिससे लेकर काफी संख्या में कांग्रेस प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ता तिलक भवन पर इकट्ठा हुए, जहां से उन्होंने नारेबाजी करते हुए अग्रसेन चौक तक कैंडल मार्च निकाला और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की अपील की। मालूम है उत्तराखंड में लगातार पिछले 10 दिनों से वीआईपी का नाम और खास करके जो जिस तरह से भाजपा की प्रॉपर्टी खुल रही है अंकिता मामले में, अंकिता हत्याकांड इतना बड़ा हत्याकांड था जिसमें उर्मिला नाम की एक महिला ने सारी वीडियो लाइव करके सारे सबूत दिए और उसके साथ ही उसने बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम खोले जिसमें मुख्य रूप से भाजपा का जो प्रदेश प्रभारी दुष्यंत, उसका नाम सामने आया है। और उसके नाम सामने आने के बाद भी भाजपा जिस तरह से षड्यंत्र रच रही है, बार बार वो बोल रही है कि
कांग्रेस की एक चाल है। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, एक कांग्रेस की चाल नहीं है, ये बीजेपी का जो दुष्चरित्र सामने आया है। एक बेटी का जिसका हत्या कर दी गई थी और उसके बाद भी कोई सीबीआई जांच की मांग हम लगातार कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं हो रही है। लगातार इस मामले को मोड़ने का काम कर रहे हैं। आज गृहवान को उनको बचाना है जब सारी सच्चाई सामने आ गई है। मुझे तो इतनी शर्म महसूस होती है। मैं कहना चाहूंगी आज भाजपा की उन तमाम महिला मोर्चा की महिलाओं से आज कहाँ है उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात वो करते हैं। आज उत्तराखंड की बेटी के साथ इतना अन्याय होता है और वो अपने जो संज्ञान में अभी आया है, हम इस बात को मानते हैं कि अभी पूर्ण रूप से ये न्यायालय ने इसको सत्यापित नहीं किया है कि वो जो अंकिता हत्याकांड में आरोपी हैं उनकी स्पष्टता नहीं हुई है, लेकिन संज्ञान में आया है और तमाम जो वीडियो जो वायरल हो रही हैं, जो फोन रिकॉर्डिंग्स दिखाई जा रही हैं, तो सबके घेरे में वो है। क्या आपका दिल नहीं पसीलता? क्या आपकी बेटियां नहीं है? क्या आपके घरों में बहू बेटियां नहीं रहती हैं? किस बात की बात करते हो आप कि हम बेटी को बचाएंगे, बेटी को बचाएंगे? बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सरावत ने कहा कि अंकिता भंडारी के हत्या मामले में बीजेपी के नेता दुष्यंत कुमार गौतम शामिल हो सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने सड़क पर प्रदर्शन कर सीबीआई जांच और अंकिता के लिए न्याय की मांग की है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने सवाल उठाया कि हत्या के तुरंत बाद रिजॉर्ट में बुलडोजर क्यों चलाया गया। उन्होंने कहा कि जनता चाहती कि अगर कोई नेता दोषी नहीं है तो भी पूरी जांच हो। देखिए, जब आग लगती है तभी धुआं निकलता है। सबसे पहले जब अंकिता हत्याकांड हुआ तो उसमें ये बात प्रकाश में आई थी कि सरकार को जिस कमरे में ये हत्या हुई थी उस कमरे को तोड़ने की इतनी जल्दबाजी क्या थी और बुलडोजर क्यों चलाया गया। फिर बात वीआईपी की आई कि कोई वीआईपी सर्विस की बात हो रही है, तो सरकार ने तब भी उसमें टाला मटोली करी और कहा कि वीआईपी रूम का नाम है। और तब से उत्तराखंड की जनता आज तक यही कहती कि अंकिता हत्याकांड में सीबीआई जांच होनी चाहिए। और आज जो प्रकरण प्रकाश में आया सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उसमें भी सबकी ये मांग है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सफ़ेद पोस्ट नेता उसमें शामिल नहीं है तो सरकार सीबीआई जांच कराने से क्यों डर रही है।